नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जाना भ्रूण व भ्रूणपोष के विकास के बारे में। लैंगिक जनन की पश्च घटना में जो तीसरा प्रोसेस आता है बीज व फल का निर्माण। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बीज व फल के निर्माण के बारे में कि किस प्रकार से बीज व फल का निर्माण होता है। तो द्विनिषेचन के बाद बीजांड में बहुत अधिक परिवर्तन होता है और उसके बाद से बीज व फल का निर्माण होता है। द्विनिषेचन के बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। और इसका विकास कैसे होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे से बात कर रखा है। वहां से आगे का जो टॉपिक बनता है वह टॉपिक है क्या, बीज व फल का निर्माण, यानी कि निषेचन पश्च घटना की जो तीसरी प्रोसेस है बीज व फल का निर्माण कैसे होता है। और बीज और फल के निर्माण के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। यही चीजें हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, बीज व फल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है, निषेचन के बाद क्या घटनाएं घटित होती है। तो जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा गया, यही चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर के द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि फिगर आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि ये फिगर बार बार यहाँ पे बनाया जा रहा है बार बार। ये वाला है अंडाशय, क्या है, अंडाशय, ठीक। उसके बाद से इसके अंदर होता है बीजांड, इसके अंदर होता है क्या चीज, तो बीजांड। ये बीजांड है और बीजांड के अंदर क्या है, तो युग्मनज का विकास हो गया है। ये है युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, युग्मनज। उसके बाद से ये जो रचना है ये त्रिगुणित संरचना है 3n वाली, और इसी के विकास से ये PEN है यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, और इसी के विकास से भ्रूणपोष का विकास होता है, भ्रूणपोष का विकास होता है। इसी से किसका विकास हो जाता है, भ्रूणपोष का। उसके बाद से ये जो संरचना दिख रही है यही है बीजांड, बीजांड है। और बीजांड में ये वाला इसका बाह्य अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण बीजांड का अध्यावरण। और उसके बाद से ये वाली जो है क्या है, अंतः अध्यावरण, अध्यावरण। ये हमने पहले भी दिखा रखा है। तो यहाँ पे जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, और जो ये बीजांड है, ये संरचना जो दिख रही है बीजांड की है, और बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में। अब उसके बाद भी बहुत अधिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखना है, भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। और बीजांड के जो अध्यावरण है वो सूख जाते हैं और बीज के बाहर एक आवरण बनाते हैं जिसको सीड कोट बोला जाता है, यानी कि उसी को बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजावरण। अब इसमें भी विशेषता है, जैसे कि ये बाह्य अध्यावरण है और यह अंतः अध्यावरण है, ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। और इसमें भी परिवर्तन होता है। और ये किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, तो सबसे पहली बात कि ये देखना है कि बाह्य अध्यावरण सूखकर बाह्य कवच या बीज चोल बनाता है, यानी कि टेस्टा का निर्माण करता है। ये जो बाह्य अध्यावरण किसका निर्माण करता है, टेस्टा का। उसके बाद से अंतः अध्यावरण अंतः कवच यानी कि टेगमेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो टेगमेन का, टेगमेन का निर्माण करता है। कौन, अंतः अध्यावरण। उसके बाद से क्या परिवर्तन होता है कि बीज फल से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे नाभिका कहा जाता है, यानी कि ये जो बीज है बीजांड बीज में परिवर्तित होगा और फल से जहां से जुड़ा होगा उसको नाभिका कहा जाता है, यानी कि हिलम कहा जाता है। फिर बीजांड का यानी कि म्यूसेलस भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो बीजांड का है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, किसी चीज में परिवर्तित नहीं होता है, विलुप्त हो जाता है बीजांड का। उसके बाद से अरंड कुमुदनी में जो बीजांड का है एक पतली परत के रूप में भ्रूणपोष
के चारों तरफ पाया जाता है, यानी कि इन पौधों में बीजांड का एक पतली परत के रूप में भ्रूणपोष के चारों ओर पाया जाता है और इसी को पेरिस्पर्म बोला जाता है। पेरिस्पर्म इसी को कहा जाता है, ठीक है, एक लेयर के रूप में बना रहता है और जिसे कि पेरिस्पर्म कहा जाता है। फिर आगे देखा जाए, अनेक पौधों में बीजांड के आधार से विकसित संरचना एक तृतीय अध्यावरण के रूप में पाई जाती है, जिसे एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अनेक पौधों में बीजांड के आधार से विकसित एक संरचना तृतीय अध्यावरण के रूप में पाई जाती है, तृतीय अध्यावरण के रूप में, और उसे ही एरिल कहा जाता है। और बात किया जाए कि लीची का खाने योग्य भाग क्या है, तो वही एरिल है। एरिल ही वह भाग है लीची का जो कि खाने योग्य होता है। क्या होता है? खाने योग्य होता है। और वही चीज लिखा गया, लीची में खाने योग्य भाग मांसल एरिल यानी कि फ्लेसी एरिल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, अनेकों बार पूछा जा चुका है कि लीची के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो वह एरिल या फ्लेसी एरिल। ऑप्शन में जो कुछ भी मिल जाए, फ्लेसी एरिल मिले या एरिल मिले, यदि फ्लेसी एरिल नहीं है, एरिल है, तो वही ऑप्शन सही होगा। या फ्लेसी एरिल और एरिल दोनों है तो यहाँ पे फ्लेसी एरिल सही होने वाला है। आगे, कुछ पौधों जैसे अरंड के बीजांड के बाह्य अध्यावरण का विस्तारित भाग बीजांड द्वार के निकट एक छोटे से उभार के रूप में पाया जाता है, जिसे बीज चोलक कहा जाता है। ये भी बात याद रखनी है कि यहाँ पे बीजांड द्वार के निकट एक छोटे उभार के रूप में कुछ पौधों में पाया जाता है वही अध्यावरण, और उसे ही बोला जाता है बीज चोलक। तो यहाँ तक चीजें आप लोगों ने समझा, एक बार इसे आप नोट करें, उसके बाद से आगे क्या घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम अब बात करेंगे। प्यारे साथियों, अगला टॉपिक है बीजों का प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसका क्या मतलब? तो बीजांड से बीज का निर्माण तो हो गया, लेकिन बीज के पास ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके द्वारा कि वह चल करके दूसरे स्थान पे जाए और वहां पे उसका अंकुरण हो जाए। इसके लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि परागण की क्रिया के लिए पराग कण को पहुंचाया जाता है वर्तिकाग्र पर किसी साधन के द्वारा, चाहे वायु हो, जल हो या जंतु हो। उसी प्रकार से बीज को भी अंकुरण के लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, और इसी को बोला जाता है बीजों का प्रकीर्णन। इसी को क्या कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन। और इसमें कौन कौन से साधन आते हैं ये हमें जानना है। ये भी वायु द्वारा हो सकता है, जंतु द्वारा हो सकता है, पानी द्वारा यानी कि जल द्वारा हो सकता है, और जिसके द्वारा होगा उसके द्वारा हम कहेंगे कि उसका प्रकीर्णन हो गया। क्या मतलब? यहाँ पे देखा जाए कि बीजों का प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड, परागकणों की भांति बीजों तथा फलों में चलन क्षमता नहीं होती है, यानी कि ये स्वयं गमन नहीं करते हैं। इस कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। अब पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये साधन सबसे पहले हमने लिखा है वायु द्वारा। जब वायु के द्वारा बीजों को पहुंचाया जाएगा इसे कहेंगे वायु द्वारा प्रकीर्णन, और यह होता है आर्किड में, सिनकोना में, मदार में, कपास में, ये इसका एग्जाम्पल है। इन पौधों में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीज बहुत ही हल्के होते हैं और हवा के द्वारा उड़ा करके लेकर चले जाते हैं और एक उचित स्थान पर उनका अंकुरण हो जाता है। फिर अगली बात, जल द्वारा प्रकीर्णन, जैसे कि नारियल में, कमल में जो है जल के द्वारा प्रकीर्णन होते हैं, यानी कि इनके बीजों को पानी के द्वारा बहा कर ले जाया जाता है उचित स्थान पे जहां पे इनका अंकुरण होता है। अगला आता है विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन, जैसे कि अरंड, गुल मेहंदी आदि में। तो अरंड, गुल मेहंदी, इनमें क्या होता है कि विस्फोट होता है, और विस्फोट के कारण ये जो बीज होते हैं छिटक जाते हैं दूर तक, और वहां जाकर के उनका क्या होता है? अंकुरण होता है। उसी प्रकार से एक पौधा है डेंडलियन, आप लोगों ने देखा होगा, पहले बहुत ये पौधा इधर उधर उगता था। इस पौधे में विस्फोट होती है और जिसके द्वारा बीज छिटक जाता है दूर तक, और जहां जाकर के वह अंकुरित होता है। तो ये सब साधन है जिसके द्वारा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है। अगला टॉपिक आता है बीज प्रसुप्तता। क्या चीज? तो ये वाला बीज प्रसुप्तता, ये टॉपिक है। अब इसका क्या मतलब है? बीज प्रसुप्तता है क्या? तो आवृतबीजी पौधों में बीज का निर्माण एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है
जब तक बीज का अंकुरण नहीं हो रहा है तब तक कहा जाता है कि बीज प्रसुप्त अवस्था में होता है। इसका क्या मतलब कि बीज जीवित तो रहता है लेकिन सक्रिय रूप से वृद्धि नहीं कर पाता, लेकिन जब उसको विशेष परिस्थिति मिल जाती है यानी कि ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान, आवश्यक नमी मिल जाती है तो वह अंकुरित हो जाता है। तो जब तक वह अंकुरित नहीं है वही समय कहलाता है बीज प्रसुप्तता। क्या कहलाता है? बीज प्रसुप्तता। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में, जैसे ही उसको विशेष परिस्थिति प्राप्त होती है यानी कि उचित तापमान, ऑक्सीजन, नमी प्राप्त होता है तो वह अंकुरित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो कई सालों तक उसी तरह से पड़े रहते हैं और जब उसको उचित परिस्थिति मिलती है, विशेष परिस्थिति मिलती है तो वह अंकुरित हो जाते हैं। तो जिस समय तक वह पड़े रहते हैं निष्क्रिय अवस्था में वही कहलाता है बीज प्रसुप्तता। तो इतनी चीजें आप लोग पहले नोट करें। बीजों का प्रकीर्णन, इसमें लिखना है परागकणों की भांति बीजों तथा फलों में चलन क्षमता नहीं होती, इस कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। अब ये साधन कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा वायु द्वारा प्रकीर्णन, जैसे कि आर्किड, सिनकोना, मदार, कपास आदि में। दूसरा जल द्वारा प्रकीर्णन, जैसे कि नारियल, कमल आदि में। विस्फोट द्वारा, जैसे कि अरंड, गुल, मेहंदी आदि में। और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, पीपल, अंजीर, बरगद, गुलर आदि में। उसके बाद से आपको हेडिंग बनाना है बीज प्रसुप्तता यानी कि सीड डोरमेंसी, और इसमें लिखना है आवृत बीजी पौधों में बीजों का निर्माण एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में रहता है, अर्थात वह जीवित रहते हुए भी सक्रिय वृद्धि अवस्था में नहीं होता है। बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन तथा उचित ताप की आवश्यकता होती है। कुछ बीजों में अंकुरण के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बीजों की ऐसी दशा को प्रसुप्ति कहते हैं। यदि वातावरणीय दशाएं अनुकूल न हो तो भ्रूण बीज के अंदर काफी समय तक सुरक्षित रहता है और उचित परिस्थितियां आने पर ही अंकुरित होता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है बीजों के बीज पत्रों अथवा भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है। यह भोजन अंकुरण के समय भ्रूणीय वृद्धि में काम आता है, यानी कि जो बीज पत्र होते हैं या भ्रूणपोष होता है उसमें भोजन संचित रहता है और इसके बारे में हमने पहले भी बता रखा है। और जब बीज अंकुरण करता है तो उस समय यह जो भोजन है वह काम आता है। तो इतनी चीजें आप लोग एक बार नोट करें। उसके बाद से आगे क्या परिवर्तन होता है जब बीज का निर्माण हो जाता है तो उस परिवर्तन को हम समझेंगे। हाँ तो प्यारे साथियों, अभी आप लोगों ने जाना बीजों के निर्माण के बारे में, इसके साथ साथ बीज प्रकीर्णन क्या होता है और बीज प्रसुप्तता क्या होता है ये भी हमने बताया। अब अगला जो टॉपिक आता है वह टॉपिक है फल का निर्माण, यानी कि फल का निर्माण कैसे होता है। तो पहले भी हमने बता रखा है कि जो अंडाशय है विकसित होकर के फल में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे हमने दो प्रकार के फलों को बना रखा है, एक है टमाटर यानी कि टोमेटो का फ्रूट और एक है मैंगो का फ्रूट। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से विकसित होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो अंडाशय है फल में परिवर्तित हो रहा होता है उसी समय बीज का भी विकास हो रहा होता है, यानी कि बीज के विकास के समय ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो रहा होता है। अब अंडाशय के बाहर जो भित्ति है वह परिवर्तित हो जाती है फल भित्ति में। किस में परिवर्तित हो जाती है? फल भित्ति में। यही चीज हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूल करके बड़ा हो जाता है और रसीला हो जाता है और फल का निर्माण करता है। उसी प्रकार से अंडाशय की जो भित्ति है वह फल भित्ति का निर्माण करती है, यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करती है। अब फल भित्ति को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। फल भित्ति को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो एक है बाह्य फल भित्ति, इसको इंग्लिश में कहेंगे एपिकार्प या एक्जोकार्प। जैसे कि इस टमाटर के फल भित्ति में देखा जाए सबसे बाहर क्या है? एक्जोकार्प। और इसमें मैंगो फ्रूट में सबसे बाहर वाली भित्ति क्या है? एपिकार्प। उसके बाद से मध्य फल भित्ति यानी कि मीजोकार्प, यानी कि ये वाला जो बीच का है
इसको बोला जाता है मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। और यहाँ पर भी है क्या चीज? तो मीजोकार्प। उसके बाद से अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंडोकार्प, यानी कि अंतःफलविती इंडोकार्प। उसी प्रकार से यहाँ पर है क्या चीज? तो इंडोकार्प। इसके साथ ही साथ इसके अंदर वाला पार्ट जो है बीज होता है, और उसी प्रकार से इसके अंदर, इस बीज के भी अंदर क्या है? बीज है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो अंडाशय है विकसित हो जाता है, और अंडाशय की जो भित्ति है फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, जो कि 3 प्रकार की होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। और इसी पूरे आवरण को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प, ये ओवरी वाल इसी को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे फल के भी बारे में हमने बता दिया। अब आगे 2 चीजें बहुत प्रचलित हैं और पूछा भी जाता है कि सत्य फल किसे कहा जाता है, असत्य फल किसे कहा जाता है। ठीक है, सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट, और असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। तो जो असत्य फल है, या सबसे पहले सत्य फल की बात करते हैं, तो अंडाशय से जो विकसित होता है फल उसको सत्य फल कहा जाता है। तो अंडाशय का विकास जब फल में हो जाता है, ऐसे ही फल को सत्य फल कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? सत्य फल कहा जाता है। वही चीज यहाँ पर है कि वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, उसी को सत्य फल कहते हैं। जैसे कि अमरूद, आम, बहुत सारे ऐसे फ्रूट होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज से होता है। तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। क्या कहा गया? कि वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर के पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज से होता है, उसी को असत्य फल कहा जाता है। जैसे कि किसमें? सेब में, नाशपाती में, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? तो ये जो फल है असत्य फल है। क्या है? असत्य फल है, फॉल्स ट्रू है। क्यों? क्योंकि इनका विकास अंडाशय से न होकर के किससे होता है? पुष्पासन से यानी कि थैलमस से, बाह्य दलपुंज से होता है, कैलिक्स से, दलपुंज से यानी कि कोरोला से होता है। किसमें? सेब में, नाशपाती में, स्ट्रॉबेरी में, और भी बहुत सारे फ्रूट हैं। तो यहाँ पे फ्रूट वाला पोर्शन भी हो जाता है समाप्त। जब बीज का निर्माण हो रहा होता है, उसी समय पुष्प के अन्य भाग किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, जैसे कि पुष्पासन, बाह्य दलपुंज या अन्य चीजें, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, उसके बाद से आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों, अभी आप लोगों ने जाना बीज व फल के निर्माण के बारे में। निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होता है, बीजांड में क्या परिवर्तन होता है, इसके साथ ही साथ भ्रूणकोश में क्या परिवर्तन होता है। अब इसके विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, जिसमें पहले हमने लिख रखा है बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स। तो लगभग सभी प्रकार के पुष्पों में ये प्रायः गिर जाते हैं निषेचन के बाद। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ये चीर लग्न रहते हैं, अंत तक बने रहते हैं। इसमें टमाटर में, मिर्च में और बैगन में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद से है दलपुंज यानी कि कोरोला, ये भी गिर जाते हैं। पुमंग, एंड्रोसियम भी गिर जाता है, वर्तिकाग्र भी गिर जाता है, और वर्तिका भी गिर जाता है। अब बात करेंगे अंडाशय का यानी कि ओवरी का। यह फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये सारे परिवर्तन हमने पहले भी बताया है कि किस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। उसके बाद से निषेचन के पश्चात बीजांड में क्या परिवर्तन होता है। तो बीजांड के अंदर भी कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे संरचनाएं होते हैं जिसमें कि परिवर्तन होता है। सबसे पहली बात क्या? बाह्य अध्यावरण। पहले भी बताया गया है कि बीजांड 2 या 3 अध्यावरणों से बना होता है। सबसे बाहर वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं और उसके भीतर वाले को अंतः अध्यावरण कहा जाता है। तो जो बाह्य अध्यावरण है वह बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है, बीज का बीज चोल बनाता है। पहले भी हमने बताया कि ये दोनों मिल करके बीज आवरण बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं, और जिसमें बाह्य अध्यावरण बीज चोल में यानी कि टेस्टा में बदल जाता है और अंतः आवरण अंतः कवच यानी कि टेगमेन बनाता है।
उसके बाद से बीजांड वृंत होता है जो कि नष्ट हो जाता है, और बीजांड द्वार उसी तरह का उसी तरह रहता है, ये नष्ट नहीं होता है, बीजांड द्वार वैसे ही रहता है। और बीजांड काय, जो बीजांड काय होता है यह समाप्त हो जाता है, यानी कि यह भी नष्ट हो जाता है। अगला जो है निषेचन के पश्चात भ्रूणकोश में होने वाला परिवर्तन। भाई भ्रूणकोश में क्या होता है, पहले भी बताया गया है कि भ्रूणकोश जो होता है वह 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। अब 7 कोशिकीय में जो 3 कोशिकाएं ऊपर होती है निभाग के साइड में, उसको प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है, और प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है निषेचन के बाद। उसके बाद से जो युग्मनज है, युग्मनज जो कि अंड कोशिका निषेचित होकर के युग्मनज बनाता है, वह भ्रूण का विकास करता है, यानी कि युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद से भ्रूणपोष केंद्रक, यह भी जब निषेचन होता है तो द्वितीयक केंद्रक जो है भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, और भ्रूणपोष जो केंद्रक है परिवर्तित हो जाता है भ्रूणपोष में, यानी कि भ्रूणपोष का विकास होता है इससे भ्रूणपोष केंद्रक में। बताइए गया कि युग्मनज जो होता है यहाँ पे द्विगुणित रचना है, और भ्रूणपोष केंद्रक क्या है तो त्रिगुणित रचना है। उसके बाद से सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका जो होती है वह नष्ट हो जाती हैं। तो ये सारे परिवर्तन देखने को मिलता है जब निषेचन की घटना कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। तो यहाँ पे हमने लैंगिक जनन की प्रत्येक घटनाओं के बारे में एक एक टॉपिक पर डिटेल्स में स्टडी किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी इस चैप्टर में रह गया है, हम अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।